नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। मकान मालिक हैं या किराएदार, घर में है वास्तु दोष तो किस पर होगा वार। घर लेने और देने से पहले 50 बातें रखे ध्यान। तो जी हाँ, आज का काल चक्र उनके लिए भी महत्वपूर्ण है जिनके अपने मकान हैं और उनके लिए भी महत्वपूर्ण है जो किराएदार हैं। आज का विषय आप और हम सबसे जुड़ा हुआ है, आपके खुद के या किराए के घर से जुड़ा है। आज कुछ ऐसे सवाल हैं, कुछ गलतफहमियां हैं, कुछ बातें हैं जिनका सच पंडित जी से जानना भी बेहद जरूरी है। क्या वास्तु दोष का असर सिर्फ मकान मालिक पर होता है या इसका असर किराएदार पर भी होता है? क्यों कुछ लोगों को किराएदार कभी नहीं फलते? क्यों कुछ लोगों को किराए के घर से नुकसान ही होता है? क्या किराए के घर में दोष है तो वहां रहना चाहिए या उपाय करने चाहिए? ये सब बताएंगे आज पंडित सुरेश पांडे जी। तो अगर आप भी रेंट पर देने के लिए घर बना रहे हैं तो आपको कौन सी दिशाओं से जुड़े वास्तु उपाय करने चाहिए जिससे आप पर या किराएदार दोनों पर इसके बुरे प्रभाव ना हो, ये पंडित जी से जानते हैं। क्योंकि मुझे लगता है आज का टॉपिक आप सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वास्तु बहुत ही ज्यादा आपके जीवन से जुड़ता है और आज पंडित जी हर वो बात आपको बताएंगे। तो ध्यान से हमारे साथ जुड़े रहिए और काल चक्र देखते रहिए। बताएं पंडित जी हमारे पहले सवाल का जवाब, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है मकान मालिक को भी इन बातों का ध्यान रखना। देखिए, पहली बात तो मैं अपने दर्शकों को ये समझाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि वास्तु माने होता क्या है। वास्तु का मतलब है प्रकृति के अनुरूप व्यवस्था। जो हमारी प्रकृति है इसके अनुरूप व्यवस्था जो होती है वो वास्तु संगत कहलाती है। उसके विपरीत जो व्यवस्था होती है वो वही वास्तु दोष कहलाता है। अब प्रकृति की क्या व्यवस्था है आप देखिए। पूरे हिंदुस्तान में अगर नर्मदा जी को छोड़ दिया जाए तो सारी नदियां पश्चिम से पूरब की तरफ या दक्षिण से उत्तर की तरफ बहती हैं। आप पूरे भारत की नदियों का मूल्यांकन कर लीजिए एक नर्मदा जी को छोड़ करके। बाकी सारी नदियां पश्चिम से पूरब की तरफ बहती हैं या दक्षिण से उत्तर की तरफ बहती हैं। दूसरी बात, सूर्योदय हर समय पूरब या गर्मी के महीने में पूरब उत्तर के कोने में ही होता है। तीसरी बात, अगर आधुनिक बात की जाए तो आप जब रेलवे का रिजर्वेशन कराते होंगे तो उसमें गाड़ियों के नंबर में अप और डाउन लिखा होता है। अप और डाउन लिखा होता है। अप मतलब वो गाड़ी पश्चिम की दिशा में जा रही है या दक्षिण की दिशा में जा रही है तो वहां अप लिखा रहेगा। और अगर वो पूरब की दिशा में जा रही है या उत्तर की दिशा में जा रही है तो डाउन लिखा रहेगा। जैसे अगर आप वैष्णो देवी में गए हैं तो वहां आपको कई जगह ऐसे बोर्ड मिलेंगे कि समुद्र तल से इतनी ऊंचाई पर आप हैं। जहां की भी ऊंचाई बताई जाती है वो समुद्र तल से ऊंचाई बताई जाती है कि आप इस समय समुद्र तल से इतने ऊंचाई पर हैं। तो यही सब व्यवस्था वास्तुशास्त्र में निहित है। आप अगर किराए पर देने के लिए घर बना रहे हैं तो मकान मालिक को घर बनवाते समय दक्षिण दिशा में एक मंगल यंत्र दबाना चाहिए। जमीन से यंत्र कम से कम 1.25 फीट नीचे दबाना चाहिए। घर में थोड़ा सा कच्चा स्थान जरूर रखना चाहिए। मकान मालिक जिस घर को किराए पर देना चाहते हैं उस घर की छत ऊंची और दीवारें मोटी होनी चाहिए।
इससे किराएदार के अनावश्यक दखल से बचा जा सकता है। एक ही मकान में किराएदार और मकान मालिक दोनों साथ में रहने वाले हैं तो उत्तर पश्चिम दिशा में किराएदार को रहने के लिए जगह देनी चाहिए। इस दिशा को चंद्रमा का स्थान माना जाता है जो सुख शांति देता है। उत्तर पश्चिम दिशा में किराएदार रहेगा तो उसका मन शांत रहेगा। दक्षिण पश्चिम यानी नैऋत्य कोण दिशा में किराएदार को जगह देने से मकान मालिक और किराएदार दोनों को आर्थिक मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, वो ये कि घर का उत्तर पश्चिम का जो कोना होता है उसको कहते हैं वायव्य कोण, और वास्तुशास्त्र की भाषा में वहाँ कोप भवन बनाने का विधान है। वर्तमान में अगर जो लोग मैप बनाते हैं और वास्तुसंगत मैप बना रहे हैं, फ्लैट में या फ्लोर बना रहे हैं, तो उसमें प्रायः वास्तु के अनुसार अगर बना रहे हैं तो नॉर्थ वेस्ट में ड्राइंग रूम होता है। नॉर्थ वेस्ट में ड्राइंग रूम होता है। ड्राइंग रूम क्यों होता है? ड्राइंग रूम इसलिए होता है कि वहाँ आपके घर में गेस्ट आएंगे और ड्राइंग रूम में बैठेंगे, और जब ड्राइंग रूम में गेस्ट बैठेंगे तो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएंगे और जल्दी से वहां से प्रस्थान करेंगे। अगर यही गेस्ट रूम साउथ वेस्ट में बना दिया जाए तो जो गेस्ट आपके घर में आएंगे वो चढ़ करके आपके सर पर आप पर हुकूमत करने लगेंगे, आपके फैमिली लाइफ में, आपके पारिवारिक जीवन में हस्तक्षेप करने लगेंगे, आपके पारिवारिक जीवन को प्रभावित करने लगेंगे। नॉर्थ ईस्ट का जो वायव्य कोण है इसको रुदन कोण भी कहते हैं, कोप भवन भी कहते हैं। महाराज दशरथ के महल में जो उत्तर पश्चिम में कमरा था उसका ही नाम था कोप भवन। जब महाराज दशरथ अपने राजमहल में प्रवेश किए और कैकेयी को उनके कक्ष में नहीं पाए तो दासियों से पूछा कि कैकेयी कहाँ है? तो दासियों ने बताया कि महाराज जी आज वो कोप भवन में है। इतना सुनते ही उनके होश उड़ गए थे कि जीवन में कभी ऐसा नहीं हुआ कि कैकेयी कोप भवन में गई है। अगर कोप भवन में गई है तो इसका मतलब कुछ अनिष्ट होने वाला है, और जो अनिष्ट हुआ उसको पूरी दुनिया जानती है। तो कहने का मतलब, अगर आप अपने फ्लोर पर किराएदार नहीं रख रहे हैं तो नॉर्थ वेस्ट में जो कमरा है, अगर वहाँ आपका ड्राइंग रूम है तो ओके। अगर ड्राइंग रूम नहीं है और रूम है तो बहुत आवश्यक होने पर ही उसमें निवास किया जाए, नहीं तो उसमें स्क्रैप, ओखली, मूसर, खल, सूप, छलनी, ये सब चीजें उसमें रखना चाहिए। इससे वास्तु दोष दूर होता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो साउथ वेस्ट दिशा अगर किराएदार के लिए ठीक नहीं है तो फिर यहाँ क्या मकान मालिक को ही रहना चाहिए और क्यों, ये जान लेते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। दक्षिण पश्चिम दिशा जो है इसको नैऋत्य कोण कहते हैं। वैसे यह दिशा राहु की है। ये दिशा पृथ्वी तत्व से संबंधित है। दक्षिण पश्चिम दिशा अस्थायित्व देती है और व्यक्ति को स्थिर रखती है। ऐसे में दक्षिण पश्चिम दिशा में मकान मालिक को ही रहना चाहिए। अब सोचिए ना कि दक्षिण पश्चिम दिशा में
मकान मालिक को क्यों रहना चाहिए? तो आप सोचिए, सुबह 8:30 बजे के बाद से ही जब सूरज अग्नि कोण में आ जाता है, उसके बाद से ही दक्षिण पश्चिम के कमरे में रोशनदान और खिड़की के माध्यम से साउथ वेस्ट के कमरे में रोशनी हो जाती है और ये सूरज की रोशनी पूरे दिन उस कमरे में सूर्यास्त तक बनी रहती है। अगर दक्षिण और पश्चिम दिशा में खिड़की है तो पूरे दिन उस कमरे में सूरज की रोशनी रहती है। इसीलिए वहां मकान मालिक को रहने के लिए कहा गया है, ताकि सूर्य के प्रकाश के कारण उसे किसी तरह का फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन या उसके मन में कोई नकारात्मक विचार न आए, वो प्रसन्नता पूर्वक उसमें निवास कर पाए। और दक्षिण पश्चिम दिशा में अगर किराएदार रहेंगे तो जल्दी मकान खाली नहीं करेंगे, मकान हड़पने की भी कोशिश करेंगे और किराएदार से विवाद भी होगा और दोनों ही पक्षों का जीवन न्यायालय मुकदमे में कटेगा। घर अगर बहुमंजिला है तो सबसे ऊपर के फ्लोर की दक्षिण पश्चिम दिशा में मकान मालिक को रहना चाहिए। इससे उसका मान सम्मान और रुतबा बना रहता है। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अक्सर हम सभी ने अपने आसपास मकान मालिक और किराएदारों के बीच अनबन देखी है। क्या इसके पीछे भी दिशाओं का हाथ है? कहीं आपने गलत कमरे में तो किराएदार नहीं रखे? आइए ये भी जान लेते हैं और इससे जुड़ी जानकारी भी पंडित जी से समझते हैं। बताएं पंडित जी। अब हम बात कर रहे हैं साउथ ईस्ट की, माने अग्नि कोण की। आग्नेय कोण या दक्षिण पूर्व में किराएदार को कमरा देने से उनमें क्रोध और उत्तेजना बढ़ती है, क्योंकि दक्षिण पूर्व अग्नि का स्थान माना जाता है। इस स्थान पर किराएदार रहेंगे तो मकान मालिक के साथ झगड़ा करेंगे। उत्तर पूर्व दिशा में भी किराएदारों को जगह नहीं देना चाहिए। इस दिशा को ईशान कोण कहते हैं। ईशान भगवान शिव का नाम है, वो भगवान शिव का स्थान है। अगर आप देवता के स्थान पर किराएदार को बैठा देंगे तो किराएदार भी आपके लिए देवता ही हो जाएगा। फिर पूजा पाठ उसकी करते रहिए, उसको आप हटा नहीं पाएंगे। आप अगर इस दिशा में किराएदार को रहने देते हैं तो मकान मालिक को आर्थिक नुकसान होने की संभावना बढ़ जाएगी। 2 मंजिला मकान है तो मकान मालिक को ऊपर के हिस्से में और किराएदार को नीचे के हिस्से में रहना चाहिए। घर का गलत हिस्सा किराए पर देने से मकान मालिक की आर्थिक स्थिति और सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ता है। मकान की पूर्व दिशा में अगर सड़क है तो मकान मालिक को हमेशा घर की पूर्व या उत्तर दिशा में ही रहने की व्यवस्था बनानी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो वहीं हमारे एक दर्शक प्रीति जुड़ चुकी हैं हमारे साथ। प्रीति, आप अपने सवाल पूछ सकती हैं। गुरुजी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए। गुरुजी, आज मैंने परसों भी आपको फोन लगाया था, लेकिन उस दिन मैं बहुत जल्दबाजी में थी तो अपने बेटे के बारे में पूछ नहीं पाई। मेरे बेटे का मन पढ़ाई में नहीं लगता है। गुरुजी, वो किस क्षेत्र में जाएगा? कितने साल का है बेटा? बेटा मेरा हो गया है, अभी 15 साल का पूरा हो जाएगा अक्टूबर में, 9 अक्टूबर को। प्रीति, तुम्हारे पुत्र भाव का स्वामी शनि, उससे विद्या भाव का स्वामी शुक्र है। आपके बेटे का पढ़ाई में मन लगे, इसके लिए आप उससे एक मंत्र है, ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। ये माता सरस्वती का बीज मंत्र है। इस मंत्र को आप किसी तरह से उससे 2 मिनट सुबह शाम करवाइए और इस मंत्र को
जहाँ वो पढ़ाई करता है उसके ठीक सामने लाल रंग के कलम से बड़े बड़े अक्षरों में लिख करके और दीवार पर उसके आई कांटेक्ट जहाँ होता हो उसके सामने ये मंत्र चिपका दीजिए, ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। और हो सके तो एक वीणा धारण करने वाली माँ सरस्वती का चित्र भी पूरब दिशा में लगा दीजिए। और अनंत मूल की जड़ लाल धागे में बांध करके मंगलवार को उसके गले में धारण करवा दीजिए। इससे निश्चित रूप से उसके पढ़ाई पर सकारात्मक असर पड़ेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो हमारे एक दर्शक लखीमपुर खीरी से जुड़ चुकी हैं, आप भी अपने सवाल पूछ सकती हैं। जी अपने सवाल पूछिए। देखिए आप चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं वास्तु दोष को लेकर और पंडित जी आपको महत्वपूर्ण बातें भी बता रहे हैं। तो क्या आपका भी किराएदारों से विवाद होता है? ऐसे में मकान के किस हिस्से में किराएदार रखने चाहिए, ये जान लेते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, अगर घर का ईशान कोण अर्थात उत्तर पूर्व दिशा अगर कटी हुई है या दबा हुआ है तो किराएदारों से विवाद होना तय। एक दीवार से मिले हुए दो मकान यमराज के समान होते हैं। मकान की ऊपरी मंजिल का दक्षिण पश्चिम भाग किराएदार की शक्ति और अधिकारों में बढ़ोतरी करता है। इससे मकान पर उनके अधिकार की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए किराएदार को नीचे की मंजिल पर ही स्थान देना चाहिए। आपके घर के सामने सड़क है तो घर के उस हिस्से को खाली ना रखें। इस हिस्से में आप खुद रहें, वरना आपको कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आपके घर की उत्तर दिशा में सड़क हो तो उसके पूर्व दक्षिण या दक्षिण पश्चिम हिस्से में मकान को किराए पर देना उत्तम होगा। गोदाम, दुकान या ऑफिस किराए पर दिया है तो ये महीनों तक बंद नहीं रहने चाहिए, वरना इनके बंद रहने से भूखंड दोष लगता है। किराएदार अगर अग्नि से संबंधित काम करता है तो उसे आग्नेय कोण की ओर का कमरा आप दे सकते हैं। किराएदार से पैसे लेते या देते समय मकान मालिक को उत्तर दिशा की ओर मुख करके लेन देन करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो हमारे एक और दर्शक जुड़ चुके हैं, आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। हेलो। हाँ, नाम बताइए। हेलो पंडित जी, प्रणाम। मैं लखनऊ से प्रीति तिवारी बोल रही हूँ। जी पंडित जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 5 अक्टूबर 1982, प्रातः 6 से 7 के बीच का समय है और लखनऊ उत्तर प्रदेश। जी पंडित जी, मेरे 2 प्रश्न हैं। मेरा कोई भी काम पहले लगेगा कि बन गया और फिर बनते बनते बिगड़ जाता है और मेरे घर का माहौल बहुत टेंस रहता है। हाँ प्रीति, ऐसा है बेटा, आपके कुटुंब भाव का स्वामी शुक्र उच्च राशि में, अपनी मीन राशि में शनि और राहु के साथ है। अभी जिस टॉपिक पे मैं बात कर रहा हूँ, ये टॉपिक कहीं न कहीं से आपके घर को भी प्रभावित करता है। मैं यहाँ से देखकर इतना ही कह पा रहा हूँ कि आपके घर में पूजा स्थान और शौचालय दोनों का डायरेक्शन गलत है। आप किसी वास्तु एक्सपर्ट से अपने घर को एक बार दिखवा लें। रही बात घर में कलह की स्थिति जो है, उससे मुक्ति पाने के लिए तब तक मैं आपको एक उपाय बताता हूँ। ये उपाय रामबाण जैसा काम करेगा। ये उपाय ये है कि आप एक राम दरबार का सुंदर सा चित्र ले आकर के, और कल एकादशी तिथि है, कल उस चित्र को अपने घर में पूजा स्थान में स्थापित कर लीजिए। अगर पहले से चित्र है तो बड़ी अच्छी बात है। और रोज राम दरबार को चंदन तिलक करके, माला फूल पहना करके, धूप दीप जला करके, काजू किशमिश मिश्री का भोग लगा करके और राम रक्षा स्तोत्र का सुबह शाम पाठ करिए। जब आप राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करके खाली हुए तो थोड़ा सा जल दक्षिणावर्ती शंख में ले करके और उसे अपने पूरे घर में
फूल के द्वारा, गुड़हल का फूल हो या गेंदे का फूल हो, शंख में वही फूल डाल डालकर और पूरे कमरे, पूरे घरों में पानी छिड़क दीजिए। ये उपाय आप लगातार 7 दिनों तक करिए। इससे आपके घर का वास्तु दोष भी ठीक होगा और आपके घर का कलह भी ठीक होगा। जहाँ तक काम आपका नहीं बनता है तो प्रीति आपके भाग्य भाव का स्वामी शुक्र है। अगर आप अपना हर काम बनाना चाहती हैं तो आप श्री सूक्तम के 16 मंत्रों का 16 बार सुबह 16 बार शाम पाठ करना शुरू करिए और ये क्रम कम से कम 3 वर्षों तक जारी रखिए और महालक्ष्मी की पूजा करिए। इससे आपके भाग्योदय में मदद मिलेगी और आपके हर काम बनेंगे और सफलता आपके कदम चूमेगी। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आप भी किराए का घर लेने की सोच रहे हैं या अपना घर किराए पर देने की सोच रहे हैं तो आज का कालचक्र बिल्कुल देखिए। और आज पंडित जी मकान मालिक और किराएदार स्पेशल कालचक्र से जुड़ी खास जानकारी दे रहे हैं। अब अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि वास्तु दोष का प्रभाव किराएदार पर या मकान मालिक पर कैसी कैसी स्थितियों पर होता है, ये जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। देखो, ऐसा है, प्राचीन काल में, या प्राचीन काल क्यों कह रहा हूँ, अभी वर्तमान में लगभग 20 साल पहले, 25 साल पहले तक की बात कह रहा हूँ, जब मैं गांव में रहता था उस समय की बात कर रहा हूँ। 3 प्रकार के मकान बनते थे। एक मकान वो बनता था जो मिट्टी की दीवार से बनता था और एक मकान वो होता था जो ईंट की दीवार से बनता था और एक मकान वो होते थे जो पत्थर की दीवार से बनते थे। जैसे आपने किला, राजा महाराजा का घर या किसी बहुत संपन्न व्यक्ति का घर देखें तो वो केवल पत्थर से उसकी दीवारें बनी होंगी। इसके बारे में वास्तुशास्त्र कहता है, गृहे मृण्मये चेष्टिका इष्टिभित्ति। अगर घर में मिट्टी की दीवार बनानी है तो घर का जो पिंड बनता है कि घर की लंबाई कितनी रहेगी, चौड़ाई कितनी रहेगी, ये पिंड बनता है। इसके भी बनाने का एक पूरी विधा है जो ज्योतिष शास्त्र में वर्णित है कि पिंडानयन कैसे होता है, कि कितने बाई कितने का घर बनना चाहिए। उस घर से फिर ये पता चलता है कि इसमें आमदनी कितना होगा और इस घर में खर्च कितना होगा और इस घर की आयु कितनी होगी। ये सब चीजें पिंड से पता चलती हैं। और पिंड बनाते समय इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि घर जो है वो चंद्रवेधी हो, सूर्यवेधी न हो। अब सूर्यवेधी उसको कहते हैं कि जो मकान पूर्व पश्चिम लंबा होगा वो सूर्यवेधी होगा और जो मकान उत्तर दक्षिण लंबा होगा वो चंद्रवेधी होगा। चंद्रवेधी मकान शुभ होता है, सूर्यवेधी मकान अशुभ होता है। तो इन सब चीजों का विचार करके मिट्टी की दीवार होगी तो उसे पिंड के बाहर दीवार ली जाएगी। ईंट की दीवार होगी तो आधी दीवार पिंड के अंदर होगी और आधी दीवार पिंड के बाहर होगी। पत्थर की दीवार होगी तो पूरी दीवार पिंड के अंदर होगी। मेरी समझ से ऐसा शायद इसलिए किया गया होगा, जो मेरा अनुमान है, पता नहीं ये कितना सच होगा, कि जैसे हमारे ऋषि मुनियों ने सोचा होगा कि अगर मिट्टी की दीवार होगी तो उसमें कोई आदमी किसी प्रकार का अभिचार कर सकता है। अभिचार माने समझ रहे हैं ना, जादू टोना भूत प्रेत की स्थापना कर सकता है। इसलिए अगर वो पिंड के बाहर रहेगा और किसी ने दीवार में कर भी दिया तो घर के लोगों के ऊपर उसका असर नहीं पड़ेगा। ईंट की दीवार आधा पिंड में आधा पिंड के बाहर, तो ईंट की दीवार में अगर कोई इस तरह का विचार कर सकता है, संभावना है, तो बहुत करेगा, आधी दीवार तक करेगा, तब भी उसका घर में रहने वाले लोगों के ऊपर बुरा असर नहीं पड़ेगा। और पत्थर की दीवार में तो मतलब ही नहीं होता है कि कोई किसी प्रकार का जो है अभिचार कर सके, क्योंकि पत्थर तो अगर टूटेगा पूरे घर वालों को पता चलेगा कि पत्थर टूट रहा है। तो इसलिए इस तरह से मतलब कि भित्ति बनाने का विचार है। इसी तरह से घर की ऊंचाई का विचार है। घर की ऊंचाई का विचार ये है
कि लंबाई को 6 भागों में विभक्त करके उसमें 4.5 हाथ और जोड़ करके तब घर की ऊंचाई होनी चाहिए। तो बहुत सी चीजें हैं जो वास्तुशास्त्र में वर्णित हैं। पहले ये होता था कि किस दिशा में घर बनाना चाहिए और किसके नाम से घर अच्छा होगा, ठीक है। तो उसके बारे में कहते थे गरुणोष्ठौ विडालोक्षा सिंह खष्ट्वा स्वात चतुष्टयम नागा सप्त आसुरेकम त्रयम हस्ति द्वयम त्वयि। जैसे आप किस डायरेक्शन में घर बनाने जा रहे हैं तो वहाँ उस गली मोहल्ले या गांव का जो नाम है उसको एक जगह नोट कर लीजिए, और जिस दिशा में जा रहे हैं उसको नोट कर लीजिए, और फिर अपना नाम नोट कर लीजिए। और तीनों का जो साला ध्रुवांक है, गरुणोष्ठौ विडालोक्षा सिंह खट्स्वा चतुष्टयम नागा सप्त आसुरेकम त्रयम हस्ति द्वयम त्वयि, इनको तीनों को जोड़ करके 9 का भाग दीजिए। अगर दशा चंद्रमा बुध बृहस्पति और शुक्र की आ रही है तो घर बनाना उचित, और अगर दशा सूर्य मंगल शनि राहु या केतु की आ रही है तो उस व्यक्ति के नाम से वहां घर बनाना अशुभ होगा। इसका विचार आज नहीं किया जा रहा है, और इसीलिए लोग शायद वास्तु दोष के न होते हुए भी दुख पाते हैं, क्योंकि जहां आपने प्लाट खरीद लिया, जहां आपने फ्लैट खरीद लिया, तो विचार नहीं किया कि किसके नाम से सूट करेगा, और आपने जाकर के उसमें रहना शुरू कर दिया और परेशानियों ने आपको घेर लिया। इसका भी विचार कर लेना चाहिए। वास्तु के शुभ या अशुभ प्रभावों का असर सिर्फ उस मकान में रहने वालों के जीवन पर ही पड़ता है, मकान किसके नाम पर है इसका वास्तु दोष से कोई संबंध नहीं है। किसी के 10 मकान हैं और सभी मकान किराए पर हैं तो ऐसे घर का वास्तु दोष मकान मालिक को प्रभावित नहीं करेगा, बल्कि उसमें रहने वाले लोगों को प्रभावित करेगा। पैतृक संपत्ति से जुड़ा वास्तु दोष है और आप नियमित वहां जाते आते रहते हैं, वहां का उपयोग करते हैं, आपका सामान वहां रखा हुआ है, तो उसका वास्तु दोष आप पर लगेगा। घर में अगर सिर्फ किराएदार रहते हैं तो वास्तु दोष का असर किराएदार पर ही होगा। घर में अगर मकान मालिक और किराएदार दोनों रहते हैं तो वास्तु दोष का प्रभाव दोनों पर पड़ेगा। लेकिन मकान मालिक अगर दूसरे घर में रहता है तो मकान मालिक पर वास्तु दोष का असर नहीं पड़ेगा। इसलिए किराए पर घर लेने से पहले भी मकान के हिस्ट्री को चेक करें, कहीं उसमें कोई बड़ी दुर्घटना तो नहीं हुई है, कहीं उस घर में किसी ने सुसाइड तो नहीं किया है। ऐसे घरों को लेने के पहले जरूर इन सब चीजों का पता लगाना चाहिए। घर किराए पर लेने के पहले आंख मूंद करके घर नहीं लेना चाहिए, बल्कि उसकी हिस्ट्री समझना चाहिए, क्योंकि वहां जब आप रहना शुरू करेंगे तो वहां का वास्तु आपके जीवन में उत्थान पतन का कारण बनेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो कुछ ऐसे मकान हैं जहां वास्तु दोष को ठीक करने के लिए तोड़फोड़ करना बेहद जरूरी होता है। ऐसे मकान के बारे में आइए जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, जिस घर की उत्तर या पूरब दिशा बंद हो और मोटी दीवार हो, या उत्तर पूर्व दिशा में सीढ़ियां हों, या उत्तर पूरब दिशा में शौचालय हो, तो मैं हाथ जोड़ के कहता हूं ऐसा घर किराए पर ना दें। जिस मकान का उत्तर पूर्वी हिस्सा नीचा है, ऐसे घर को खाली कर देना चाहिए। जिस घर का पश्चिमी हिस्सा काफी खुला हुआ हो, उस घर को तुरंत बदल देना चाहिए। पश्चिम दिशा में पानी की टंकी को बड़ा गड्ढा जमीन पर या तहखाना या कुआं है तो भी ऐसे घर में नहीं रहना चाहिए। अच्छा, ये तो बात ये हुई ना, लेकिन मान लीजिए आपका घर बना हुआ है, आपके घर के दक्षिण या पश्चिम दिशा में कोई झील है, कोई नदी बह रही है, पक्का मानिए आप दुखी रहेंगे। लेकिन अगर आपके घर के दक्षिण दिशा में या पश्चिम दिशा में कोई पहाड़ है, कोई ऊंची बिल्डिंग है, कोई हाई राइज बिल्डिंग है,
तो आप पक्का मानिए कि आपके घर का वास्तु दोष भी होगा, तब भी वास्तु दोष आपको प्रभावित नहीं करेगा। इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। घर की उत्तर पूर्व दिशा या दक्षिण पश्चिम दिशा में बहुत टूट फूट है तो घर खाली करना चाहिए। जो घर अस्पताल, श्मशान घाट के पास हो या पुलिस स्टेशन के पास हो या चौराहे पर हो या टी पॉइंट पे हो, ऐसे जगह पर भी घर नहीं लेना चाहिए। कहाँ कहाँ मैंने बताया? श्मशान घाट के नज़दीक, कब्रिस्तान के नज़दीक, अस्पताल के नज़दीक, पुलिस थाने के नज़दीक, न्यायालय के नज़दीक अगर आपका घर है तो अगर आप घर लेना चाहते हैं तो इससे आपको दूर रहना चाहिए। जिस मकान में बहुत नज़दीक बिजली का खंभा या मोबाइल टावर है वहाँ भी किराए पर घर नहीं लेना चाहिए। अगर घर के मुख्य इंट्रेंस गेट के सामने कोई बिजली का पोल है तो ऐसे घर में भी रहने वालों के ऊपर हर समय नेगेटिविटी का असर रहता है, नकारात्मक ऊर्जा का असर रहता है। ऐसे घर में भी रहने से बचना चाहिए। और अगर ऐसा घर पहले से है और मजबूरी है कि उस घर में आपको रहना है तो उस खंभे के ठीक सामने में आपको एक पाकुआ मिरर लगा देना चाहिए। पाकुआ मिरर का मतलब एक ऐसा दर्पण जो उस खंभे की फोटो को कैप्चर करेगा और उसका अशुभ प्रभाव आपके घर पर नहीं पड़ने देगा। इसी तरह से अगर आपके घर में सीढ़ियाँ, स्टेयर्स लेफ्ट टर्न है, मतलब दक्षिणावर्ती नहीं है, वामावर्ती है, आप सीढ़ी पर चढ़ते हैं तो हर समय बाएं हाथ मुड़ते हैं, दाहिने हाथ नहीं मुड़ते हैं, तो ये सीढ़ी अशुभ है, ये सीढ़ी गलत है, ये सीढ़ी आपके विकास में बाधक है। क्योंकि हर समय परिक्रमा का क्लॉकवाइज होती है, जैसे घड़ी चलती है ना, ऐसे सीढ़ी भी चलनी चाहिए घड़ी की तरह। लेकिन अगर एंटी क्लॉक सीढ़ियां हैं तो आपको हर मोड़ पर पाकुआ मिरर लगा देना चाहिए या सीढ़ी बदल देना चाहिए। पाकुआ मिरर लगाने से इस दोष की शांति होती है। जय मां विंध्यवासिनी। तो इस साल आपको किराए पर घर लेना है या देना है, तो कुछ तिथियां बहुत शुभ है। आइए पंडित जी से ये भी जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, घर चाहे अपना हो या किराए का, नए घर में शिफ्ट होना चाहते हैं तो कुछ दिन बहुत शुभ होते हैं। सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार का दिन गृह प्रवेश के लिए उत्तम माना जाता है। मंगलवार, शनिवार और रविवार को नए घर में शिफ्टिंग नहीं करनी चाहिए। जिस दिन घर शिफ्ट करना चाहते हैं उस दिन आपका चंद्रमा शुभ होना चाहिए। यहाँ कहने का मतलब ये है कि हर व्यक्ति का, जिसको अपनी जन्म राशि पता है, उसका एक घात वार, घात तिथि, घात महीना और घात चंद्र होता है। घात चक्र को देख करके चंद्रमा जब घात नक्षत्र में न हो तभी गृह प्रवेश करना चाहिए। चंद्रमा आपकी राशि से 8वें, 12वें और 6वें नहीं होना चाहिए। नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं तो राहु काल, भद्रा काल, संक्रांति, रिक्ता तिथि, उग्र नक्षत्र में किसी भी तरह से शिफ्टिंग ना करें। एक तुलसी का पौधा लेकर भी घर में शिफ्ट हो सकते हैं। 2025 में दिसंबर तक कुछ खास तिथियों में आप किराए के घर में शिफ्ट हो सकते हैं। ध्यान रखें, ये खुद के मकान में गृह प्रवेश की तिथियां नहीं हैं। जैसे 4 और 6 जून, 6, 13 और 14 जुलाई, 2, 4, 10, 29 और 31 अगस्त, 1, 2, 3, 28 और 30 सितंबर, 27, 28 और 31 अक्टूबर, 3, 6, 7, 8, 14, 15, 24, 29 नवंबर, 1, 5 और 6 दिसंबर। ये मतलब कि जो है किराए के मकान में शिफ्ट होने के लिए उत्तम मुहूर्त है। लेकिन कभी कभी आपत्तिकाल में भी घर चेंज करना पड़ता है। आपत्तिकाल माने ऐसा हो गया कि आपको किराए के मकान में जाना ही जाना है, बिना जाए अब काम नहीं बन सकता है, ऐसी मजबूरी है आपकी, तो आप मुहूर्त देखते बैठे रह जाएंगे। सनातन धर्म में कहा गया है
आपातकाले मर्यादा नास्ति। तब आपको किसी भी घर में गणेश गौरी की पूजा करके, सत्यनारायण भगवान का कथा सुन करके आपको घर में प्रवेश करके और निवास करना चाहिए। जब कभी अच्छा मुहूर्त मिले तो उस दिन घर में वास्तु शांति करवा लेनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो ऊंची बहुमंजिला इमारतों में कहाँ फ्लैट किराए पर लेना चाहिए या खरीदना चाहिए, आइए जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, ऊंची और बहुमंजिला बिल्डिंगों में रहने पर आप पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। पहली, दूसरी और तीसरी मंजिल पे घर लेना ज़्यादा शुभ होता है। ये जीवन को स्थिरता देती हैं। परिवार और घर के बुजुर्गों के लिए शुभ होता है। ज़्यादा ऊंची इमारतों में रहने से अच्छी हवा और सूरज की रोशनी आती है, लेकिन अगर फ्लैट की दिशा सही नहीं है तो ये शरीर की ऊर्जा को भी प्रभावित कर सकती है। 4वीं मंजिल से लेकर 6ठी मंजिल तक के फ्लैट जिनका मुख पूर्व या उत्तर दिशा में होता है वो शुभ होते हैं। टॉप फ्लोर पर अगर आपके फ्लैट के ठीक ऊपर ओवरहेड वाटर टैंक है तो ये मानसिक तनाव और स्वास्थ्य समस्या दे सकता है। पूरब या उत्तर मुखी फ्लैट किसी भी मंजिल पर हो, उन्हें वास्तु में सबसे शुभ माना जाता है। जय मां विंध्यवासिनी। में क्या आपको भी काफी समय से कोई किराएदार नहीं मिल रहा है? आपका घर खाली क्यों पड़ा है? आखिर किराएदार आपके घर में टिकता क्यों नहीं है? आइए जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, आपकी मकान की उत्तर पूर्व दिशा में अगर सीढ़ियां हैं तो किराएदार मिलेगा नहीं और उसे आपका घर पसंद नहीं आएगा या बहुत जल्दी रुक नहीं पाएगा। उत्तर या पूर्व दिशा में कभी भी सीढ़ियां नहीं बनवानी चाहिए। उत्तर पूर्व दिशा या दक्षिण पश्चिम दिशा में बाथरूम है तो भी आपका घर किराए पर नहीं चढ़ पाएगा, किराएदार टिक नहीं पाएगा। ऐसा घर मकान मालिक और किराएदार की आर्थिक स्थिति को कमज़ोर बनाते हैं। दक्षिण या उत्तर पश्चिम में टैंक, पानी की टंकी या गड्ढा है, ज़मीन पर की बात कर रहा हूँ, छत पे नहीं, तो किराएदार नहीं आएगा। ऐसा घर कानूनी मामलों में उलझा हुआ रहेगा। किराएदारों के साथ विवाद होते रहेंगे। दुर्घटनाओं की संभावना भी बढ़ेगी। लेकिन अगर पानी की टंकियां घर के साउथ वेस्ट के ऊपर रखी हुई हैं तो ये वास्तु दोष नहीं होगा। लेकिन वही अगर जमीन पर गड्ढा होगा साउथ वेस्ट में तो भयंकर वास्तु दोष होगा। इस बात को समझ लें। अगर अंडर वाटर टैंक आपको बनाना है तो सिर्फ आप नॉर्थ में या ईस्ट में बना सकते हैं या नॉर्थ ईस्ट में बना सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें। लेकिन नॉर्थ ईस्ट में आपको सेफ्टी टैंक नहीं बनवाना चाहिए। सेफ्टी टैंक का मतलब जहां गंदगी इकट्ठा होती है वो नहीं बनाना चाहिए। वो बनाने के लिए आपको उत्तर पश्चिम के कोने में ही बनाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो घर को तोड़े बिना वास्तु दोष के बुरे प्रभावों को कैसे कम करना चाहिए, आइए जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, घर ना टूटे। किराए के घर में अगर रहते हैं और वास्तु दोष का प्रभाव अपने जीवन पर पड़ने नहीं देना चाहते हैं तो कुछ चीज़ें बिना तोड़ फोड़ के किए बदलें और सुखी रहें। जैसे भारी सामान पश्चिम या उत्तर दिशा में रखें, इससे आपको आर्थिक स्थिति को बल मिलेगा। पूजा घर उत्तर पूर्व दिशा में बना के रखें, ऐसा करने से तनाव से मुक्ति मिलेगी। मास्टर बेडरूम दक्षिण या पश्चिम दिशा में रखें, इससे अच्छा स्वास्थ्य रहेगा। परिवार में सुख शांति रहेगी। ड्रेसिंग टेबल पूर्व या उत्तर दिशा में रखें, ऐसा करने से वास्तु दोष नहीं लगेगा। दक्षिण पश्चिम दिशा में खिड़कियां हैं तो उनको हमेशा के लिए न बंद रखें, थोड़ी देर के लिए बंद रखें और चालू रखें। मोटे और भारी पर्दे टांगें, इससे मानसिक शांति, अच्छी सेहत और मजबूत आर्थिक स्थिति मिलेगी। उत्तर पूर्व खिड़कियां और दरवाजे हैं तो उनको हर समय खुला रखें। दक्षिण पूर्व दिशा में रखा हुआ सामान आपका मान सम्मान बढ़ाएगा, धन आएगा। पैसे, गहने, एटीएम कार्ड, पासबुक, पासपोर्ट, प्रॉपर्टी के कागज या कीमती सामान दक्षिण पश्चिम में रखें, इससे धन संपत्ति में बढ़ोतरी होती है। घर की दक्षिण पश्चिम दिशा में अंधेरा न रखें और उत्तर पश्चिम दिशा में तेज बल्ब न जलाएं। जय मां विंध्यवासिनी।
तो चलिए अब बात कर लेते हैं आज के लकी ईमेल कुंडली विजेता की। और आज की हमारी ईमेल कुंडली विजेता है दिल्ली की रहने वाली दिव्या, और इनकी समस्याओं के बारे में पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, इनका डेट ऑफ बर्थ मैं आपको बता देती हूँ, 9/5/1995 है और टाइम सुबह है 9:05। इनका जन्म बिहार मुजफ्फरपुर में हुआ है। पंडित जी, इन्होंने सवाल पूछा है कि मेरी कुंडली में ग्रहों की स्थिति क्या है, भविष्य कैसा रहेगा। साथ ही इन्होंने दूसरा सवाल ये पूछा है, मीडिया सेक्टर में जॉब करती हैं, नौकरी बदलना चाहती हैं, कब और कैसे नई और अच्छी नौकरी मिलेगी। देखिए, ऐसा है कि इनका जन्म तुला लग्न में हुआ है, इनकी जन्म राशि धनु राशि है और इनके ग्रहों की स्थिति ये है कि मंगल और राहु का अंगारक योग इनके शरीर भाव में है। मंगल और राहु का जब अंगारक योग होता है तो ऐसे लोगों के अंदर स्वाभाविक रूप से गुस्सा ज़्यादा आता है। द्वितीय भाव में बृहस्पति है, बातचीत करने में आप जरूर कुशल रहेंगी और आपका व्यवहार अच्छा रहेगा। लेकिन आपके कुंडली में शुक्र ग्रह सूर्य के साथ 11वें भाव में अस्त है, जो आपके वैवाहिक जीवन में बहुत समस्याएं पैदा करेगा और विवाह होने में बहुत दिक्कतें आएंगी। शुक्र की शांति इसके लिए आपको करा लेना चाहिए। आपके विद्या भाव में शनि बैठा हुआ है, जो आपका संतान भाव भी है, और वहाँ सूर्य की पूर्ण दृष्टि है। पढ़ाई यद्यपि आपकी ठीक हुई है, बुद्धि स्थान में बृहस्पति है, लेकिन आजीविका का स्वामी चंद्रमा अपने भाव से 6ठा 8वां है, इसलिए नौकरी में अभी आपके संतुष्टि नहीं है। वर्तमान में राहु की महादशा चल रही है, राहु आपका लग्न में और नीच के नवांशक में है, इसलिए ये दशा बहुत अच्छी नहीं कही जा रही है। पिछले 2 सालों से राहु में जो गुरु का गुरु चांडाल योग आपका चल रहा है, ये आपके लिए हर समय दिमाग में तनाव और अनिश्चितता का वातावरण पैदा कर रहा है। आपको किसी शिव मंदिर में रुद्राभिषेक करके पीला कपड़ा और चने की दाल और दक्षिणा दान करना चाहिए, इससे आपको राहत मिलेगी। फिर राहु में शनि का अंतर 15 नवंबर 2025 से शुरू होगा, जिसमें आपको महामृत्युंजय मंत्र का रोज 108 बार जप करना चाहिए, जिससे आपका स्वास्थ्य ठीक रहे। और विवाह करने की इच्छा होते ही शुक्र ग्रह की शांति करानी चाहिए। 72,000 मंत्रों का शुक्रवार को जप कराना चाहिए, हवन तर्पण मार्जन कराना चाहिए और ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आप भी अपने घर से वास्तु दोष को दूर करना चाहते हैं तो आपको कौन से छोटे छोटे आसान वास्तु उपाय करने चाहिए, आइए जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, मुख्य द्वार पर किराएदार अपनी सुंदर नेम प्लेट लगाएं। मुख्य द्वार पर स्वस्तिक या पिरामिड लगाएं। मुख्य द्वार के ठीक सामने कोई भी शीशा न लगाएं। लकड़ी के बेड घर में रखें। लोहे के बेड वास्तु दोष लाते हैं। रसोई की दिशा आपके अनुकूल अगर नहीं है तो गैस और सिंक पास में नहीं होना चाहिए। उत्तर पूर्व दिशा में बाथरूम है तो उसके दरवाजे के बाहर एक शीशा लगाएं। घर में गणेश पूजा, नवग्रह पूजा, वास्तु पुरुष की नियमित पूजा कराएं। घर के मुख्य द्वार की हर रोज पूजा करें। नवचंडी यज्ञ, शांति पाठ, नवग्रह शांति और अग्निहोत्र, ये सब करते रहना चाहिए। किराए के घर की शांति करने के लिए भी ये उत्तम होता है। वास्तु से जुड़ी सभी बाधाओं को दूर करने के लिए नवचंडी यज्ञ, जिसमें दुर्गा सप्तशती के 9 पाठ संपुटित किए जाते हैं, ये आपको हर नवरात्र में एक बार कराना चाहिए। शांति पाठ से घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और समृद्धि आती है। अग्निहोत्र माने हवन करना एक प्राचीन यज्ञ है, जिसमें पवित्र अग्नि में घी की आहुति दी जाती है। हफ्ते में एक बार कम से कम आपको अपने घर में, रोज नहीं तो केवल रविवार को, गाय के घी से 108 आहुति गायत्री मंत्र बोलते हुए हवन अवश्य कर लेना चाहिए। इससे घर के ऊपर हर प्रकार के जादू टोने, तंत्र मंत्र और वास्तु दोष का कुप्रभाव समाप्त हो जाता है। हफ्ते में एक बार शनिवार को पानी में नमक डालकर, जिसमें आप फिनाइल डालते हैं, उसी में एक चम्मच नमक डाल करके घर में पोछा लगवाना चाहिए। और घर में पौधे जरूर लगवाने चाहिए, लेकिन पौधे लगवाते समय ध्यान रखना चाहिए कि कटीले पौधे, कांटेदार पौधे घर के अंदर, कैक्टस प्रजाति का कोई पौधा
घर में नहीं लगाना चाहिए और घर में मकड़ी के जाले ना लगने दें। सुनिश्चित करें कि घर में नल या पाइप से पानी न टपके। घर के सभी कोनों को साफ रखें और वहां अंधेरा ना रखें। बाथरूम के दरवाजे हमेशा बंद रखें। रसोई में दवाएं बिल्कुल ना रखें। मुख्य द्वार पर जूते चप्पल ना उतारें। इन सब चीज़ों का अगर आप ध्यान देते रहेंगे तो काफ़ी हद तक आपको राहत मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, आज हमारे दर्शकों को आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद यही करते हैं कि आपको भी आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेर उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को आप अनुमति दीजिए। नमस्कार।